वेंकटपुर नाम के गांव में एक बूढ़ी औरत कांतम्मा, उसका बेटा किरण और उसकी पत्नी नंदिनी रहा करते थे। रहते तो वो एक ही छत के नीचे थे, लेकिन पहले ही दिन से सास और बहू का आपस में कोई मेल नहीं रहा। हर छोटी छोटी बात पर वे झगड़ती थी और एक दूसरे की टांग खींचती रहती थी। किरण के लिए ये एक बड़ा सिरदर्द बन गया था। उनके झगड़ों से बचने के लिए किरण अपने फाइनेंस ऑफिस जाकर हर समय वहीं बैठता था। इस तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन जब उसे ड्यूटी पर जाना था तो उसने अपनी माँ और पत्नी से कहा, जब तक मैं आऊंगा तब तक देर हो जाएगी। आज श्री राव के घर पर एक समारोह है और हमारे कई रिश्तेदार आने वाले हैं, लेकिन मैं उस फंक्शन में जा नहीं सकूंगा, बहुत देर हो जाएगी। तुम में से कोई प्लीज चले जाना वहाँ पर। उसने कहा। ये सुनकर नंदिनी, अच्छा ऐसा है तो मैं चली जाऊंगी ताकि मैं सभी से मिलकर वापस आ सकूं। तुम घर पर ही रहो, मैं चली जाऊंगी, क्योंकि तुम्हें हमारी कोई परंपरा का पता नहीं। हमारी बेइज्जती कराकर आओगी अगर तुम वहाँ गई तो। ये सुनकर नंदिनी को बहुत गुस्सा आया। तुम बूढ़ी हो गई हो और खाने के सिवा किसी चीज का पता नहीं है तुमको। मेरी उम्र का भी लिहाज नहीं कर रही हो, बस पके जा रही हो। इस तरह दोनों सुबह सुबह ही आपस में बहस करने लगी। उनकी बकबक सुनकर किरण गुस्से में बोला, अरे छी, मेरे दिमाग को सुबह सुबह खा रही हो। यहाँ से जाओ, तुम दोनों जाओ दोनों। ऐसा कहकर खुद ही बाहर चला गया। कुछ देर बाद नंदिनी, वहाँ जो भी आएगा मुझे जाने का, मुझे प्रेजेंटेबल होकर जाना चाहिए। तैयार होने में कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा। वो आईने के सामने बैठ गई और मेकअप करने लगी। उसकी सास उसे सजते हुए देखकर, मुझे खुद को कम नहीं आंकना चाहिए, ये तो सज रही है, मुझे भी एकदम जगमग करते हुए अच्छे से जाना होगा वहाँ। तो सास ने अपनी बहू से प्रतियोगिता के रूप में खुद को सजाना शुरू कर दिया। बहू सास को देखकर, ये और कुछ नहीं बल्कि दूसरों की नकल करना है। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? तुम्हारे बारे में नहीं। वे दोनों सज धज कर फंक्शन में चली गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन नंदिनी अपने पति के पास गई। ए जी, मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं जी? पैसा क्यों? मुझे पार्लर जाकर फेशियल कराना है, ग्लैमरस दिखने के लिए। तुम पहले से ही खूबसूरत दिखती हो ना, तो पार्लर क्यों जाना है? पार्लर जाऊंगी तो मैं और भी खूबसूरत लग सकती हूँ। फिर तुम देर तक निहार कर हैप्पी फील करोगे ना। उसने अपने पति को मक्खन लगाया और उससे पैसे ले लिए। कांता ने ये देखा तो वो भी अपने बेटे के पास गई। ए किरण, मुझे भी कुछ पैसे दे। पैसा किस लिए अम्मा? मैं भी ब्यूटी पार्लर जाकर खुद को सजाऊंगी। ये सुनकर किरण की जुबान फिसल गई। अम्मा, तुम बूढ़ी हो रही हो, अब पार्लर क्यों जाना चाहती हो? ये सुनकर नंदिनी जोर से हंस पड़ी। कांतम्मा ने देखा तो उसे बुरा लगा और रोते हुए, तुम अपनी पत्नी को मुझसे ज्यादा पसंद करते हो। उस दिन जिस तरह तुम्हारी पत्नी ने मुझे एक बूढ़ी औरत कहकर चिढ़ाया, उसी तरह आज तुम भी मुझे बूढ़ी औरत कह रहे हो। तुम्हारे लिए मेरी कोई कीमत नहीं है। वो किरण का दिमाग खाने लगी। उससे बचने के लिए, अम्मा, गलती से मैंने वो शब्द इस्तेमाल कर लिया, माफ कर दो। तुम भी जाओ पार्लर, लो पैसे ले लो। उसे पैसे देकर वो चला गया। इस तरह हर बात के लिए सास बहू के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थी। वो शॉपिंग करती तो सास भी करती शॉपिंग। वो सिनेमा जाती तो उसे भी मूवी देखना होता। हर बात पर उनका कंपटीशन था। उनके झगड़े देखकर किरण अपना सिर पकड़ लेता था। ऐसे दिन बीत रहे थे। एक दिन किरण को अपने ऑफिस की ड्यूटी पर स्टेशन से बाहर जाना पड़ा। मैं बाहर जा रहा हूँ, 2 दिन बाद वापस आऊंगा। तुम दोनों शांति से रहना और अपना ध्यान रखना। और हाँ, अगर कोई फाइनेंस वेरिफिकेशन के लिए आता है तो उन्हें मेरे लौटने के बाद आने के लिए कह देना, ठीक है? इतना कहकर वो चला गया। अगले दिन किरण के चले जाने के बाद नंदिनी, वो नहीं है तो क्या, मैं ऑफिस जाकर करती हूँ ना फाइनेंस वेरिफिकेशन। उसने सोचा। वो कैलकुलेशंस देखने के लिए कार्यालय जाने लगी। चुपके से उसकी सास ने सुना और वो ऑफिस जाना चाहती है और हिसाब किताब देखेगी।
वो क्यों जाएगी? उसकी बजाय मैं जाऊंगी। उससे पहले पहुंच जाऊंगी और हिसाब किताब करूंगी मैं। हाँ, वो छोटे रास्ते से गई और बहू के वहां पहुंचने से पहले ही पहुंच गई। ये क्या सासू माँ, तुम यहाँ क्यों आ गई? अब आ गई हो तो मुंह बंद करके बैठना यहाँ पर। और वो भी जाकर दूसरी सीट पर बैठ गई। तभी एक आदमी आया। मैडम किरण नहीं है? किरण नहीं है, वो कहीं गया हुआ है। बताइए क्या करूं? मेरा नाम सुब्बैया है। मैंने किरण से पैसे लिए थे, इसीलिए ब्याज और उधार लिया हुआ पैसा वापस करने आया था। चिंता मत करो, मैं उसकी माँ हूँ। तब बहू बोली, इसे कुछ नहीं आता है, यहाँ पैसे दीजिए, मैं करती हूँ। तुम अपना मुंह बंद करो, मैं बेहतर कैलकुलेशन जानती हूँ। पैसे दो सुब्बैया, मैं करती हूँ। फिर हिसाब देखो और जो पैसे मुझे वापस मिलने चाहिए, बॉन्ड पेपर भी। फिर कांतम्मा ने जो कुछ वो कर सकती थी किया और उस आदमी के पैसे लौटाने लगी। ये लो पैसे, ले लो। इस तरह कहा। जब उसने ज्यादा पैसे लौटाए तो सुब्बैया ने सोचा कि वो सच में एक मूर्ख है और पैसे लेकर अपने रास्ते चला गया। ऐसे ही एक दिन बीत गया। अगले दिन जब किरण वापस लौटा तो उसने पैसे चेक किए और देखा कि पैसे कम हैं। तो वो गुस्से में घर आया। क्या हुआ? मेरे ड्रॉर में पैसे कैसे कम हुए? क्या तुम दोनों ने मेरे ना होने पर ऑफिस खोला था मेरा? ऐसे पूछा। तब नंदिनी ने सब कुछ समझाया। किरण को बहुत गुस्सा आया। क्या तुम्हारे पास दिमाग भी है? जब मैं जा रहा था तो मैंने तुमसे कहा था कि कुछ मत करना। तुम्हारी वजह से मैं पागल हो जाऊंगा। इसके बाद अगर ऐसा कुछ हुआ तो समझ लेना मैं चुप नहीं बैठूंगा। उसने उन दोनों को खूब डांटा। सास बहू दोनों ने चुप्पी साध ली और अपने अपने काम में लग गए। काकीनाडा शहर के एक कस्बे में वसुंधरा नाम की एक मध्यम वर्गीय महिला अपने बेटे के साथ रहती है। उसके अपने बेटे किरण की शादी वंदना से हो जाती है। वसुंधरा अपनी बहू को प्रताड़ित करती रहती है और उसके मजे लेती है। वसुंधरा की यातना के विरोध में कुछ नहीं कर सकती तो वंदना तंग आकर सोचती है, काश कोई शैतान मेरी सास पर हमला कर उसे परेशान करे, तभी उसे भी यातना का दर्द महसूस होगा और मुझे नहीं सताएगी। जब वंदना ये सोच रही होती है, वो एक कमरे से वसुंधरा के चिल्लाने की आवाज सुनती है। वो उत्सुकता से वहाँ जाती है और अंदर झांकती है। कमरे में वो वसुंधरा को नीचे गिरा हुआ पाती है, जैसे कि कोई उसे धक्का दे रहा हो। वसुंधरा उठती है और कमरे से बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती। वंदना कमरे में जाती है और वसुंधरा को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मुमकिन नहीं होता। वसुंधरा का खून बहने लगता है, वो रोने लगती है। कौन हो तुम और मुझे क्यों पीट रही हो इस तरह? तुम मुझे याद नहीं करती सासू माँ? तुम कौन हो जो मुझे सास कह रही हो? मैं लावण्या हूँ। कौन सी लावण्या? अरे मैं लावण्या, तुम्हारे बेटे से शादी करके घर में आई थी। तुम? यस। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे प्राण। लावण्या, जो कुछ होना था हो चुका है। कृपया मेरे बेटे और मुझे कुछ ना करो, इस घर को छोड़ दो। जो होना था हो चुका है सासू माँ। क्या ये मेरी गलती थी कि मैं एक गरीब परिवार से होकर तुम्हारे बेटे से प्यार कर बैठी और शादी कर ली? हाँ सासू माँ। नहीं, मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो गलती थी। अब इसके लिए तुम पछता नहीं सकती। बहुत देर हो चुकी, कोई फायदा नहीं। मैं दहेज के पैसे नहीं लाई तो तुमने किरण को मुझ पर शक करने पर भड़काया और मुझे आत्महत्या करने के लिए झोंक दिया। सच, मैंने तुमसे दहेज की उम्मीद की थी और तुम्हें बहुत सताया था। एक इंसान के रूप में तुम्हारा सामना नहीं कर सकी, अब मैं शैतान बनकर तुम्हें परेशान करूंगी। तुम्हारे क्रोध को शांत करने के लिए क्या करूं मैं? यदि तुम अपने प्राण दे सको तो काफी होगा। अगर मेरे बेटे को पता चला तो?
आप वो मेरा कुछ नहीं कर सकता। शैतान फिर से मारने लगती है और वसुंधरा रोती है। हर दिन शैतान सास को पीटती है और वसुंधरा बर्दाश्त नहीं कर पाती, चिल्लाती रहती है। वंदना शुरू में अच्छा महसूस करती है, लेकिन बाद में उसे वसुंधरा के लिए दुख होने लगता है। वो उसे बचाने का फैसला करती है। वो एक जादूगर के पास जाती है और उसे सब कुछ समझाती है। सब सुनने के बाद जादूगर, कल सुबह मैं आकर उस शैतान को पकड़ लूंगा। इस बीच आप इस नींबू को अपनी सास के कमरे के दरवाजे पर लटका दो। जादूगर वंदना को एक नींबू देता है और वो उसे दरवाजे से बांधने की कोशिश करती है। दरवाजे की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाती और नींबू नीचे गिर जाता है। वंदना नींबू को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं पकड़ पाती। शैतान उस पर हंसती है। अगले दिन सूर्योदय के समय जादूगर उनके घर आता है। वो आटे से एक त्रिभुज बनाता है और 2 कंकालों को उसके 2 तरफ रखता है। वो हल्दी और कुमकुम पाउडर डालता है। आब्राकाडाब्रा हिम फट कोलकाता काली, उस शैतान को ले आ इधर। जादूगर हल्दी और कुमकुम का चूर्ण फेंकता रहता है। ए जादूगर, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। अरे क्या तुम जानती भी हो कि तुम किससे बात कर रही हो? हाँ, मुझे पता है। मैं कुत्ते से बात कर रही हूँ जो पैसे का लालची है। ए, मेरे सामने आओ और बात करो। ए, मैं तेरे सामने क्यों आऊं? मैं तुझे अपने सामने खड़ा करूंगी। शैतान जादूगर को उठाती है और उसे फर्श पर फेंक देती है। जादूगर धीरे से उठता है। अरे शैतान, तुम उस बूढ़ी औरत को क्यों सता रही हो? मैं एक अदृश्य शैतान हूँ, लेकिन उसने मानव रूप ले रखा है। उसके अत्याचारों से और औरतों को बचाने के लिए मैं उसका अंत देखूंगी, मार डालूंगी उसे। इतने पहले हुई घटना के लिए द्वेष रखना सही नहीं है। वो एक क्रूर औरत है। उसने मेरा सुनहरा जीवन और प्यार बर्बाद कर दिया। तुम उसे मेरे हवाले कर दो। मैं किसी और को टच नहीं करूंगी। मैंने उन्हें अपना वचन दिया है कि मैं उस बूढ़ी औरत को बचाऊंगा। तो मैंने भी वचन दिया है शैतानों के कुनबे को, उसे मार डालूंगी। क्या तुम शैतानों की भी जाति और धर्म है? हमारे पास तुमसे ज्यादा पूजा और दान क्षमता है। अच्छाई, बुराई और समानताएं हम ही सिखाते हैं। अरे तुम बात बढ़ा रही हो। अभी अभी मैंने फैसला किया कि मुझे उसके साथ तुम्हें भी मारना है। क्या तुम मुझे मारोगी? शैतान को पकड़ने के लिए जादूगर मंत्रों का जाप करता है। हीम क्रीम रीम प्रेम, आओ मेरे नियंत्रण में आओ। जादूगर मंत्रों का बड़ा जप करने लगता है। बचने के लिए शैतान अपनी पूरी शक्तियों का उपयोग करती है, लेकिन कर नहीं पाती। शैतान चिल्लाती रहती है। जादूगर अपने टोटके को और मजबूत करता है। शैतान जादूगर का सामना नहीं कर पाती और आखिर में उसके नियंत्रण में आ जाती है। शैतान रोती है। मुझे छोड़ दे। मैं उसे परेशान नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दे। जादूगर आखिर में शैतान को एक बोतल में कैद कर लेता है और उसे कॉर्क से कसकर बंद कर देता है। अब मैं तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा। तुम यहाँ फिर कभी नहीं आ सकोगी। जादूगर बोतल को समुद्र में फेंक देता है। बोतल समुद्र की तह तक पहुंच जाती है। बोतल का कॉर्क ढीला हो जाता है और बोतल का मुंह खुल जाता है। शैतान सिर उठाती है और बोतल से बाहर आ जाती है। ए मेरी एक सास, मैं आ रही हूँ।